अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं अरसलान अली। लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा पहला लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था और नेचुरल सोर्सेज में हमने कोल को स्टडी किया था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम कोल से किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास सेकेंड टॉपिक है, दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहते हैं उस ऑयल को जो कि आपको ज़मीन से मिलता है और मोस्टली ये उन एरियाज से मिलता है जहाँ पर रॉक्स होती हैं। दैट्स वाई इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं और इसके अलावा इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। डार्क ब्राउन ब्लैक ये इसका कलर होता है, ठीक है। और ये ऑयल काफ़ी क्या होता है, विस्कस होता है। विस्कस का मतलब गाढ़ा ऑयल होता है ये, ठीक है। और इसका कोई यूज़ नहीं है अनटिल अनलेस कि आप इसको क्या कर लें, इसमें सेपरेशन करवा लें, क्योंकि ये मिक्सचर है वैरायटी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब करेंगे कैसे सेपरेट? इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मौजूद हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे कि डीजल हो गया, गैस ऑयल हो गया, आपके पास मीथेन गैस हो गई, इसी तरह से और बहुत सारे लाइक कैरोसिन, मिट्टी का तेल होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मौजूद होती हैं। इसमें से सेपरेट कैसे करते हैं? सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। और यहाँ जो डिस्टिलेशन की टाइप यूज़ होगी वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 3 टाइप्स बताई थी और मैंने कहा था कि अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं देन दैट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट मीन्स यहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है बेटा जो आपको समझनी है, वो है व्हाट इज़ अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। इसकी मिसाल है, आप यूज़ करते हैं क्या, आजकल कोरोना वायरस का इशू है और आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र जब हाथ में आप लेते हैं और थोड़ा सा उसको रब करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सैनिटाइज़र क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर पेट्रोल थोड़ा सा खुला छोड़ दें तो आप देखते हैं कि पेट्रोल भी क्या होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये जो एबिलिटी है डिसअपियर होने की, वेपराइज हो जाने की, एवापोरेट हो जाने की, ठीक है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ जो एवापोरेट होगी नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है। एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। अच्छा जी, अब ये जो वॉलेटिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, ये डिपेंड करती है कि वो कितना हेवी है या वो कितना लाइट है। तो इस लिहाज से मैं हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। एक मेरे पास होंगे हेवी हाइड्रोकार्बन्स और एक मेरे पास होंगे लाइटर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोई हाइड्रोकार्बन हेवी क्यों होगा और कोई हाइड्रोकार्बन लाइटर क्यों होगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे कि उसमें कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं मीथेन गैस की, जो कि CH4 होती है, जो कि आप अपने किचन में यूज़ करते हैं एज अ डोमेस्टिक पर्पस, जिसको आप सुई गैस कहते हैं, दैट इज़ मीथेन गैस। अगर आप देखते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद है, एक कार्बन है, इट मीन्स ये लाइटर कंपोनेंट है। ये क्या है, लाइटर कंपोनेंट। ये भी इसी पेट्रोलियम के अंदर यानी क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 16, कार्बन का 12 + 4 = 16, तो ये लाइटर कहलाएगा। मैं हेवी की एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार्बन की क्वान्टिटी 12 है, ठीक है। तो कार्बन बहुत सारे हो गए, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन की क्वान्टिटी होगी वो आपके पास 26, C12H26। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ हेवी कंपोनेंट एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये हेवी हाइड्रोकार्बन होगा और ये लाइटर। तो जनाब, ये जो वॉलेटिलिटी है ये डिपेंड करती है कि हाइड्रोकार्बन हेवी है या लाइटर। अगर हाइड्रोकार्बन लाइटर है तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, मोर वॉलेटाइल। और इस तरह से अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन क्या है, हेवी है, तो हेवी होने पर ये क्या होगा, लेस वॉलेटाइल होगा।
ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म की जाती है रिफाइनरीज के अंदर, और फिर हम आएंगे प्रोडक्ट्स की तरफ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपको इससे हासिल होती हैं। इस ऑयल के अंदर मैं मिसाल ले रहा हूँ कि 10 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो 10 कंपोनेंट का मतलब ये है कि हर कंपोनेंट का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ठीक है, इसी तरह पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन सब चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 नहीं होगा। पानी का 100 है, बाकी चीज़ों का कुछ और होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट हर कंपोनेंट का डिफरेंट होगा। तो हमारे जहन में क्या बात आएगी, हम इसको बॉयल करवाएंगे इस ऑयल को, तो जिस जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो चीज़ अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती जाएगी, एवापोरेट होती जाएगी। एक लिक्विड जब बॉयल हो जाता है तो बॉयल होने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, अब क्या होगा, उसकी स्टेट बदलना शुरू हो जाएगी। अब जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड बॉयलर। ठीक है, आप बॉयलर में ये ऑयल इन करवा देते हैं विच इज क्रूड ऑयल। आपने क्रूड ऑयल को बॉयलर में इन करवा दिया और आपने इसको क्या है प्रोवाइड करना शुरू कर दी, हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। ठीक है, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉयल होगा, अबाउट 400 डिग्री सी का टेम्परेचर आप इसको प्रोवाइड करेंगे। अब होगा क्या कि जिस जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो चीज़ यहाँ से पाइप्स के थ्रू निकलती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जिस चीज़ का अचीव होगा वो यहाँ से वेपर की फॉर्म में निकल के आएगी। अभी मैं इन प्रोडक्ट्स का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो आपके पास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है जनाब आपके पास डिस्टिलेशन कॉलम। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आपके लिए इतनी नॉलेज काफ़ी होगी। डिस्टिलेशन कॉलम एक क्या चीज़ होती है आपके पास, बॉयलर, जिसमें क्रूड ऑयल को बॉयल किया जाता है और बॉयल करने से जिस जिस चीज़ का टेम्परेचर आता जाएगा कंपोनेंट का वो वहाँ से वेपराइज होकर निकलती जाएगी। वेपराइज होकर जब निकलेगी तो किस में आ जाएगी, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। ये एक लंबा सा एक कॉलम होता है। इस कॉलम का काम होता है जो वेपर आएंगे बहुत सारे टाइप के, ठीक है, जो वेपर आएंगे उन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करके सेपरेट करके बाहर निकालना, ये इसका काम है। तो देखिए इसके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं। लेट सपोज कि यहाँ से वेपर आए और ये वेपर आके जाएंगे ऊपर, और जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन प्लेट्स में जमा होंगे। और इन प्लेट्स में से आप क्या कर लेंगे, इनको निकाल लेंगे इन प्रोडक्ट्स को। तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस कॉलम में से क्या हो जाएंगी, सेपरेट होके मिल जाएंगी। हर चीज़ क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं कंडेंसेशन, जो आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कंडेंसेशन होता है और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस वेपराइजेशन होता है। तो यहाँ पर वेपराइजेशन हो रही है और यहाँ पर कंडेंसेशन हो रही है। तो ये एक छोटी सी आपको डिटेल मैंने दी है अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के इंडस्ट्री के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है और कैसे होता है। डिस्टिलेशन कॉलम से जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है, ट्रेस पर से जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं कंडेंसेशन के बाद, उन प्रोडक्ट्स को आप बोलते हैं डिस्टिलेट। ठीक है, तो अब आपको जितने भी डिस्टिलेट मिलते हैं उनकी समरी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बॉइलिंग रेंज है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एंड दिस इज नेचर एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही आप बॉयलर में हीट करना शुरू करेंगे तो 20 से भी कम डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर C1 से लेके C4 तक के जो फ्रैक्शंस हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन्स निकल जाएंगे और निकल के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे कॉलम में, और कॉलम में जाके वो सेपरेट होके कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको जो मिलता है जनाब, क्या मिलती है, नेचुरल गैस, क्या मिलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। इसके बाद देखें टेम्परेचर जब 20 से बढ़ के 60 तक जाता है तो 20 से लेकर 60 के दरमियान इस रेंज के अंदर आपको C5 और C6 मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं जिनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी 5 और क्या होती है 6 होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो पेट्रोलियम ईथर होते हैं। सॉल्वेंट का मतलब ऐसी चीज़ जो कि ऑयली
कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। आपने देखा होगा समटाइम आपके हाथ में अगर ग्रीस लग जाए या कोई ऑयल या कोई चीज़ लग जाए तो उसको हटाने के लिए, नेल पॉलिश भी आपने देखा होगा, नेल पॉलिश भी जो लोग यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए भी आप कोई ना कोई केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ समटाइम आप थिनर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको हटा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह देखें 60 से लेके 120, जब इस रेंज में आप जाते हैं तो C6 to C7 ऐसे आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं जिनमें कार्बन की क्वांटिटी 6 से लेकर 7 तक होती है, और ये आपको मोस्टली क्या मिलता है, नैप्था मिलता है। नैप्था क्या है, ये पेट्रोल लाइक सब्सटेंस होता है, पेट्रोल जैसा होता है लेकिन पेट्रोल नहीं होता, सो दैट्स वाई एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, दैट्स वाई इसको हम नॉर्मल यूजेज में यूज़ नहीं करते। इसी तरह 40 to 200 में आपको C5 to C10 तक के कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं, इतने हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की क्वांटिटी 5 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है। तो गैसोलीन आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल। तो बेटा पेट्रोल कमर्शियल नेम है और उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, गैसोलीन, जो कि आप पेट्रोल पंप से लेते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। तो गैसोलीन का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। इसके बाद देखिए रेंज 175 से 325, इस टेम्परेचर रेंज के अंदर आपको C12 से C18 तक के कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं जो कि हायर कंपोनेंट्स हैं। देखिए ये हेवी कंपोनेंट्स हैं क्योंकि 12 कार्बन की क्वांटिटी 12 से लेके 18 तक है। यहाँ पर आपको कैरोसिन मिलता है, जेट फ्यूल मिलता है। इसी तरह 250 से लेकर 400 तक की जो रेंज है इसमें आपके पास C12 या उससे हायर कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें आपको गैस ऑयल और डीजल ऑयल मिलता है। डीजल ऑयल आप जानते हैं हेवी व्हीकल्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं डीजल को, और गैस ऑयल भी यूज़ होता है फॉर हेवी मशीनरीज। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि वोलेटाइल नहीं होते। वोलेटाइल नहीं होते मतलब वो एवापोरेट नहीं होते, तो वो हमारे पास बॉटम पर आके जमा हो जाते हैं। जो कॉलम मैंने आपको दिखाया था उस कॉलम में वो कंपोनेंट्स नीचे बॉटम पर जमा हो जाते हैं और बॉटम से ही उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। वो कंपोनेंट्स हमारे पास कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ये लिक्विड्स भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी जो कार्बन क्वांटिटी होती है वो C20 से हायर होती है, यानी इसके अंदर जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कि नॉन वोलेटाइल होंगे उनमें कार्बन की क्वांटिटी 20 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जनाब इसके अंदर जो हमें मिलते हैं, अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो उसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब ऑयल, ये काफ़ी ज़्यादा विस्कस ऑयल होते हैं। इसी तरह ग्रीजेस मतलब ग्रीस जो आप यूज़ करते हैं मशीनरीज़ के अंदर यूज़ की जाती है। इसी तरह पैराफिन वैक्स, ये आपके पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और एसफॉल्ट जो आपने देखा होगा, रोड जब डलते हैं तो उसमें एसफॉल्ट डाला जाता है रोड में, दैट इज़ कॉल्ड एसफॉल्ट। ये आपको इस क्रूड ऑयल से मिल रहा होता है जो कि बॉटम से एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉन वोलेटाइल होती हैं, इनको हम वोलेटाइल में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। इन हेवी कंपोनेंट्स को हम लाइटर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ क्रैकिंग प्रोसेस। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो अभी आपने स्टडी किया था, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोल हमें मिलता है वो जस्ट 20% मिलता है, लेकिन दुनिया में पेट्रोल की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम बाकी का 80% कहाँ से लाएं? तो वो बाकी का 80% हमें मिलेगा बाय क्रैकिंग, हमें वो क्रैकिंग से मिलेगा। अब क्रैकिंग होती क्या है? क्रैकिंग होती है कन्वर्जन ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स इनटू लाइटर कंपोनेंट्स। क्रैक का मतलब वैसे भी क्या होता है, ब्रेक कर देना, ठीक है। तो हम हेवी कंपोनेंट्स को, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा हेवी होंगे उतने लेस वोलेटाइल होंगे और जितने ज़्यादा लाइटर होंगे उतने ज़्यादा वोलेटाइल होंगे। तो आप अगर उसको हीट करवा के, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी कंपोनेंट्स इनटू लाइटर कंपोनेंट्स बाय हीटिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रैकिंग। आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, दिस इज अ हेवी कंपोनेंट विच इज़ हेवी गैस ऑयल। इसमें आप देख सकते हैं कितने कार्बन मौजूद हैं, कार्बन 7, 15 एंड 7। अगर आप इसको काउंट करते हैं टोटल, ये बनते हैं आपके पास 29,
ठीक है। तो ये टोटल कार्बन मतलब ये बहुत हैवी कंपोनेंट है। आपने इस कंपोनेंट को क्या करवाया, हीट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट आपके पास है दिस इज जियोलाइट, ठीक है। आपने 500 to 550 कैटेगरी सी का टेम्परेचर प्रोवाइड किया और इस टेम्परेचर पर ये कंपोनेंट्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और ब्रेक होकर उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बना लिए। एक C7H16, एक बना लिया C7H14 और एक बना लिया C15H30। आप देख सकते हैं C7 ये तो हमारे पास नॉर्मल लाइटर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगेन C15 क्या है, एक हेवियर कंपोनेंट है। तो मतलब ये है कि इसको हम फर्दर क्रैकिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर आप इसकी फर्दर क्रैकिंग करवाएंगे तो ये मजीद लाइटर कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें लाइटर कंपोनेंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे लाइटर कंपोनेंट्स में, इनको ब्लेंड करवा के इनको अपने पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स वाई क्रैकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ रिफाइनरी इंडस्ट्री।